नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज की इस जियोग्राफी की सीरीज़ में हम भारत के भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी को कवर करेंगे। और ये जो है हम दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से जो है पहला चैप्टर के अनुसार उसके क्रमबद्ध चैप्टर से हम तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो UPSC प्री का पेपर है वो 6 जून को शायद रखा है। तो 6 जून को है, तो इसलिए अब तैयारियां जो है बहुत ज़ोर शोर से बच्चे को करनी चाहिए, स्टूडेंट को बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां करनी चाहिए। और इतनी तैयारियां मतलब करनी चाहिए, बहरहाल UPSC वाले बच्चे को तो हर वक्त उसको यही लगना चाहिए कि जैसे हमारा कल ही पेपर हो। ठीक है, फिर भी जो है अब जितनी नज़दीकियाँ आती जाती हैं 6 जून से, उतनी ही परेशानियाँ मतलब एक तरीक़ा से घबराहट होती जाती है। तो इससे घबराहट को जो आपको दूर करना है, ठीक है, और क्रमबद्ध तरीके से जो हम इसमें तैयारी जो है, कुछ बच्चे जो है बुक ख़रीद नहीं पाते हैं तो महंगी पड़ते हैं। जो उसका जो मेरे पास जितना भी सेट है उस सब के सेट को हम PDF बना करके आप लोगों के बीच हम शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो अब इसी जो है इसका पहला अध्याय देखते हैं। इसका पहला अध्याय जो है, और इससे क्या होता है, जो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। और हमेशा UPSC में जितने भी आने वाले क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखना कि जो सीरीज़ चलाते हैं ना क्वेश्चन की, कि UPSC के इतने सीरीज़ 7,000 क्वेश्चन 8,000 क्वेश्चन, ये सब के सब बेकार है। इनसे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि UPSC कभी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है और UPSC का कोई भी मेथड नहीं है। इसलिए तैयारी जो है बहुत अच्छी करनी चाहिए और एक एक बिंदु को समझ कर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा है कि आपको जब वहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं भारत जो है एक सामान्य परिचय में देखते हैं, जो है जनरल इंट्रोडक्शन में देखते हैं। अब सामान्य परिचय क्या है कि हमारे देश का, जो पहले यही पता कर रहे हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा है। ठीक है, तो हमारे देश का नाम भारत जो है, आज जो भारत को हमेशा अनेक नामों से पुकारा गया है। ठीक है, प्राचीन काल में जो माना जाता है कि पहले लोग भारतवर्ष भी कहा करते थे इसको। और संभवतः है कि भारत का जो नामकरण है, जो ऋग्वैदिक काल से है, जो सबसे पुराना वैदिक काल है, जो ऋग्वैदिक काल में भारत के नाम को क्या, उस समय जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र हुआ करते थे भरत, ठीक है, तो उन भरत के नाम से ये चला है। ठीक है, भारत। अब लेकिन इसमें बहुत धीरे धीरे बदलता गया, तो धीरे धीरे बदलता गया, जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे बदलते रहे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ पर लोगों का विस्तार था, भारत के लोगों का। तो माना जाता है जब वहाँ के लोग यहाँ पर जो सिंधु थे, सिंधु के लोगों ने, कुछ जो विदेशी लोग आए उन्होंने हिंदू कर दिया। ठीक है, हिंदू कर दिया तो हिंदू बोलने लगे, तो हिंदू से क्या हुआ, कुछ लोग आए जो वो हा का शब्द यूज नहीं करते थे, वो हर वक्त हर शब्द में हा का प्रयोग करते, तो उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। अब हिंदू कहने के बाद उसमें जब हिंदू कहने लगे तो उन्होंने, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडिया कर दिया, इंडिया कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे धीरे 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 नाम इसके भारत के बदलते गए। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले नंबर क्या हुआ, इस थ्योरी के रूप में हम समझ लेते हैं। पहले 1 मिनट इसको हम सबको रेज कर लेते हैं। तो अब देखते हैं सामान्य परिचय में, हमारे देश का नाम भारत है। प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। ठीक है, प्राचीन काल से भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के जन यानी भरत के नाम से पर किया गया है। ठीक है, वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर ही भूभाग का नाम भारत पड़ा। ठीक है, वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। ठीक है, अब आगे आगे देखते हैं। भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणीय भाग था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण नामकरण आर्यावर्त भी हुआ। इसका नामकरण के आर्यावर्त भी भारत का नाम हुआ। अब आगे देखते हैं। फिर इसके बाद मध्यकालीन इतिहास में जो देखते हैं, तो फारसी और अरबी लोगों ने जब यहाँ पर आए तो इस देश के लोगों ने क्या, हिंदू मतलब हिंद, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसको
हिंदू के रूप में उन्होंने, अथवा हिंदुस्तान के रूप में, जो पहले सिंधु कहा करते थे, फिर उन्होंने क्या सा को उच्चारण न करके उन्होंने हिंदू कर दिया। ठीक है, फिर हिंदू के बाद उन्होंने हिंदुस्तान, जहाँ पर हिंदू रहते हैं उनका स्थान, इस नाम से संबोधित किया। ठीक है, और भारत के पर्याय रूप में प्रयुक्त जो होता है वो इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है, जो भारत के अंग्रेजी के शब्द है इंडिया। ठीक है, अब आकार और भौगोलिक अवस्थिति देख लेते हैं, तो वह साइज एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, अवस्थिति क्या है। ठीक है, अब भारत का कुल क्षेत्रफल है, जितना क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। ठीक है, जो विश्व भौगोलिक, जो पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्र कितना बनता है, 2.4% बनता है पूरे विश्व का। अकेले भारत का कितना है, 2.4% बनता है। अब भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप फिगर में, इधर 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 और इधर एक चतुर्भुज के आकार का बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत की जो है जो आकृति है लगभग चतुष्कोणीय है। अब इसमें क्या है, इसका उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण का अधिकतम विस्तार यानी 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम का अधिकतम विस्तार कितना होता है, 3×9 ऐसे जोड़ वो है 2933। ठीक है, अब इसकी हम आपको ट्रैक बताते हैं। ट्रैक को आपको याद करना है कैसे, पूरब से पश्चिम तक। ठीक है, पहले देखते हैं उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, उत्तर यहाँ है, उत्तर से नीचे जो है दक्षिण तक। आगे बढ़ाते हैं, 1 मिनट देखो, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, ये रही उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, अब ये रही पश्चिम से पूर्व तक। ठीक है, तो यहाँ की लंबाई कितनी होती है, जो उत्तर से दक्षिण तक है, क्या है, उत्तर से दक्षिण को अगर आपको याद करना है तो कैसे, ध्यान से देखना ट्रैक, 1 2 और 3 और यहाँ पर बना दो आप 4। ठीक है, तो कितना है वो 3214। ठीक है, समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3 और 4 हमको यहाँ पर बना देना। ठीक है, तो ऐसे पूरा जो उत्तर से दक्षिण हो गई वो कितनी हो गई, उत्तर से दक्षिण हमारी जो लंबाई हो गई तो वो कितनी होगी, 3214। अब हमें देखना है पश्चिम से लेकर पूरब तक। जो पश्चिम से लेकर पूरब यहाँ तक है, तो यहाँ तक की जो है कितनी लंबाई है, तो पहले देखते हैं 3 3 3 3 9। ठीक है, और यहाँ कर दो 2। ठीक है, 2933। ठीक है, ये ट्रैक है, ट्रैक से याद रखना, तो याद करने में बहुत आसानी होती है। अब देखते हैं पूरी कितनी है, 2933 जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर है। जो उत्तर से दक्षिण की ओर है वो है 3214। ठीक है, अब देखो मुख्य भूमि, मुख्य भूमि जो है, अब मुख्य भूमि कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख्य भूमि जो है भारत की मुख्य भूमि यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ द्वीप भी है जो अंडमान निकोबार हैं। अब इस अंडमान निकोबार से अब स्थिति देख लेते हो मुख्य भूमि से। देखिए, अब मुख्य भूमि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो ये समूह हैं, ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार समूह है। ठीक है, इनको देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या, लक्षद्वीप समूह भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है, 7517 किलोमीटर। कितनी है, 7516.6 कुल निश्चित। तो कितनी है, इन सब की दूरी देखने के बाद, मतलब जो तटीय रेखा की बात कर रहे हैं, ये क्या, ये तटीय रेखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये थी, ये प्रायद्वीपीय भारत है जहाँ चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। फिर ये भी जो है तटीय रेखा, इसको भी हम तटीय रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसकी कुल पूरे यानी ऐसे मान लो कि आपको अगर पूरे भारत के आसपास आपको तार लगाना हो तो वो कितना लगेगा, 7517 किलोमीटर आपका तार लगेगा। ठीक है, पूरी बाउंड्री पे अगर तार से कवर करना है, जैसे खेत पे तार लगाते हैं, इसी प्रकार से अगर पूरी बाउंड्री को हमें कवर करना है आसपास से, तो क्या है, 7517 हमको इतनी वो लगेगा, तार लगेगा, इतनी किलोमीटर लंबाई का। ठीक है, अब देखते हैं आगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,106.8 किलोमीटर, जो अन्य स्रोतों से 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अब स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। ठीक है, अब स्थलीय सीमा और जलीय सीमा देख लेते। जो स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा बोलते हैं।
ठीक है, बाउंड्री। और जलीय सीमा कहाँ है, ये जलीय सीमा बोलते हैं इसको। अब देखते हैं कितनी है, आगे देखते 15,200 कुल होती है दूरी। अब देखो भारत, भारत पूरी तरह से पूर्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो भारत है वो, अब देख लेते हैं एक मिनट, भारत जो है वो उत्तर पूर्वी, इसका मतलब क्या है, उत्तर पूर्वी का मतलब है ये हमारा ग्लोब है। चलो यहाँ नहीं, इधर बनाते हैं, एक मिनट, ये हमारा जो है ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी है, ठीक है। अब ये पृथ्वी है तो इसका क्या हुआ, इसका अर्धगोलार्ध, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी नहीं सॉरी, भूमध्य रेखा यानी जैसे विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब ऊपर है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा, ठीक। कर्क रेखा भारत के यानी भारत से होकर गुजरती है, भारत यहाँ पर है। अब इसका गोलार्ध बनाए तो ये कौन सा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर और ये पूरब, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी ये गोलार्ध है, इसके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है स्थित है। अब देखते हैं अभी, तो ये एक रेखा इधर, एक रेखा इधर कर दी। अब इसमें क्या, ये जो गोलार्ध बनता है ये उत्तर का और ये पूरब का, ठीक है। तो यहाँ पर भारत स्थित है जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में माना जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, जो भारत यह स्थिति जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो उत्तरी ऊपर वाला अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से जो है 37 डिग्री जो है 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, ठीक है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 68 डिग्री जो पूर्वी देशांतर, ध्यान से देखना, अभी हम 68.7 यानी 68 डिग्री 7 मिनट, पॉइंट नहीं बोलने, पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक है। कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट से पूर्वी देशांतर तक विस्तार है, ठीक है। अब कर्क रेखा जो है, तो कर्क रेखा कहाँ है, 23 डिग्री 30 मिनट के अक्षांश पर देश को लगभग दो बराबर भागों में विभक्त करती है, कैसे, भारत को, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब बात आती है 8 डिग्री। अब इधर देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए आप, हाँ ये पहले हमने ये गोलार्ध बना दिया, ठीक है। अब इस पर कुछ जो काल्पनिक रेखाएं हैं इस प्रकार की, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, इन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, ठीक है। तो भारत कौन सी, जो ऊपर वाली 8 डिग्री और 4 मिनट अक्षांश, भाई ये उत्तरी अक्षांश तो है, ऊपरी के तो अक्षांश है, अब भारत यहाँ पर है, तो इसमें कितनी 8 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री और 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक, ये अक्षांश है तो अक्षांश तक, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अब देशांतर की बात होती है, तो देशांतर इस तरीके से, जैसे खरबूजा के आकार की जो पीस बनते हैं उस टाइप की है देशांतर, ठीक है। तो देशांतर क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से, जो इधर जो है पूर्वी देशांतर है, इधर पूर्वी देशांतर और इधर पश्चिमी देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर, ठीक है। और 97 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांतर तक विस्तार है, तो यहाँ से इसका विस्तार से लेकर यहाँ पर विस्तार है, ठीक है। अब जो ये गई है मैं ट्रॉपिकल कैंसर, ये यहाँ से यानी 9 राज्यों से, लगभग 9 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है। अब इसमें क्या है, इसके कितना, ये 23 डिग्री जो है 23 डिग्री 30 मिनट पर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब कर्क रेखा देख लेते हैं, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ है, ठीक है, इधर वेस्ट बंगाल और इधर मणिपुर और त्रिपुरा तक यहाँ तक जाती है, ठीक है। कभी देखेंगे ट्रैक के माध्यम से हम बताएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा मैप छोटा है, फिर हम किसी दिन बताएं। अब आगे देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, अब देखिए भारत का जो दोनों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, 30 डिग्री है। भारत की वो मुख्य भूमि
उत्तर से लद्दाख, जहाँ लद्दाख है, लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यानी संघ शासित क्षेत्र से पूर्व, यानी कहाँ से, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, मतलब दक्षिण कहाँ है, कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। ये क्या है, उत्तर पूर्व। पूरब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी सीमा कहाँ है, बिल्कुल अंत गुजरात में है। अब जो कि उत्तरी, जो लद्दाख में, उत्तरी में सबसे उत्तर में कौन है, लद्दाख। उत्तरी लद्दाख से लेकर जो है कश्मीर, उत्तर पूर्वी कश्मीर से लेकर यानी पश्चिम में वो, और दक्षिण में कहाँ तक, कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार है। अब भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर से अधिक चौड़ा तथा 22 डिग्री के अक्षांश पर दक्षिण में सकरा हुआ है, ठीक है। अब जो इधर देख लेते हैं, अब यहाँ पर क्या है जो बताया गया, उत्तर में यहाँ पर नवनिर्मित, ठीक है, जो बलत पर्वत श्रृंखला है, ये क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है काराकोरम से लेकर के, अरे काराकोरम से लेकर के यहाँ से लेकर के इस टाइप की जो कौन सा, ये बृहद हिमालय है, ठीक है। अब इसके भी 4 भाग हैं, अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है जो हमारे देश से बाहर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बृहद हिमालय है, ठीक है, बृहद हिमालय बिल्कुल धनुष के आकार का है, इस टाइप का बृहद हिमालय, जो इसकी जो क्या है, इसमें बीच में कट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद है लघु हिमालय। लघु हिमालय में छोटे 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 कट है, ठीक है, ये क्रमबद्ध नहीं, ये श्रेणी से। फिर इसके बाद आया शिवालिक हिमालय, ठीक है। जब हिमालय वाला जब लेसन आएगा तब हम उसे बड़ी अच्छे से समझने वाले, ठीक है। तभी अभी सिर्फ इतना ही रखो। अब ये हो गया, ये स्थलीय सीमा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। और जो प्रायद्वीपीय भारत का शब्द आया था, वो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है जो चारों ओर से, ठीक है, जल से घिरा हो, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हिमालय जो है पर्वतमाला द्वारा भारत प्रायद्वीपीय की मुख्य भूमि को एशिया से अलग करता है, ठीक है। एशिया जो महाद्वीप है उसमें क्या है, एशिया से अलग किया जाता है। भारत पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। हिंद महासागर जो है दक्षिण में नीचे की साइड, और जो पूरब में है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में है अरब सागर, ठीक है। अब भारत की जो मुख्य भूमि से दूर जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थिति दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये हमारा अंतिम पॉइंट है भारत का, जो दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कॉल है, ठीक है, और दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। कभी यानी बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अब देखते हैं लद्दाख। लद्दाख में भारत का सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है, किपितु, जो अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कौन सा, किपितु। और पश्चिम में बिंदु कौन है, गुहार मोती, जो कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। ये सबसे एंड का मतलब बिल्कुल दक्षिण छोर का हमारा, वो पश्चिम छोर का जो कच्छ की जिला गुजरात में स्थित है, वो गुहार मोती है। ये बिल्कुल अंतिम बिंदु बताए गए हैं, जो हमारे भारत के बिल्कुल अंतिम बिंदु होते हैं। अब भारतीय मुख्य जो है भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, कोपोरियन, जो कन्याकुमारी भी इसे कहती है, तमिलनाडु भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 6 अंचलों में बांटा गया, जिन्हें जोन्स कहते हैं, 6 जोन में बांटा गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब पहले देखते हैं उत्तरी जोन्स, ठीक है, जो है नॉर्थर्न जोन है, जो अंचल बोलते हैं। अब इसमें सम्मिलित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। अब जो उत्तरी जो है जोन्स है उसमें कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित है, लद्दाख केंद्र शासित है, पंजाब राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य, हरियाणा पहले केंद्र शासित था, अब नहीं है, ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली और राजस्थान, ठीक है, ये कौन से हैं राज्य। अब जो पूर्वी जोन में कितने हैं, बिहार,
झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी जोन में। अब पश्चिमी जोन है, वेस्टर्न जोन में क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ठीक है। अब मध्यवर्ती में कौन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं दक्षिणी क्षेत्र में कौन से है, जो साउथर्न कोर जोन है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप समूह। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन से हैं, जो पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। ये हमारे क्या जोन के आधार पर जितने भी भारत को बांटा गया है उनको, उनमें जो जितने जिला और केंद्र शासित प्रदेश आए उनको हमने कवर किया। अब लगभग 30 डिग्री के देशांतर विस्तार के कारण देश को दो समय जो मेखलाओं में बांटा जा सकता है, परंतु इस समस्या का समाधान 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो है देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारित किया गया है, ठीक है। क्या है, जो पूर्वी देशांतर रेखा है जो 82 डिग्री मध्य से, भारत के जो मध्य से गुजरती है, इसी को माना गया है जिसे हम मानक समय यानी भारतीय मानक रेखा कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन अब के रूप में मानकर लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद में नैनी को भी बताया जाता है, से होकर गुजरती है। यह मानक समय रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों को होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है, ठीक है। अब इसको भी समझ लेते हैं। ये है ग्लोब, ठीक है। अब इसमें कुछ देशांतर बने हैं, ये देशांतर है, ये देशांतर दिए गए हैं, ठीक है, ये देशांतर रेखा है। अब इसमें क्या है, जो भारत है ये जो एक मिनट, ये बीच में दिया गया है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ग्रीनविच समय है। अब इससे 5 घंटा 30 मिनट इधर को, पूरब को 5 घंटा 30 मिनट जो है, इस टाइम से 5 घंटा 30 मिनट हमारे भारत का टाइम आगे है, ठीक है। इस देशांतर के हिसाब से ही हमारे भारत का या विश्व का टाइम निश्चित किया जाता है। अब जो इधर को पूर्वी समय जाएगा, ठीक है। अब जो ग्रीनविच लाइन है, समय रेखा है, इससे अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो पूर्वी की तरफ क्या होगा, उससे क्रमबद्ध टाइम बढ़ता जाएगा, और वही पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वही टाइम क्रमबद्ध कम होता जाएगा, ठीक है। ये देशांतर रेखाओं की वजह से। अब आगे देखते हैं, जो देश की सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर है, के कारण सुदूर पूर्वी व सुदूर पश्चिमी भागों को लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें कुछ नोट में दिया गया है, विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत जो मानक यमोत्तर की 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना गया। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर चुना गया, ठीक है, जिन्होंने अपना यमोत्तर टाइम चुना गया। अब यूएसए में 9 समय कटिबंधी जो है टाइम जोन है में, जबकि रूस में 11 समय कटिबंध जो टाइम जोन है। अब देखते हैं कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, जो अक्षांश हमने बताया जो इस टाइप के अक्षांश होते हैं, ठीक, ग्लोब में इस टाइप के अक्षांश होते हैं। ये अक्षांश रेखा होती हैं और ये देशांतर रेखा होती हैं जो खड़ी खड़ी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कर्क रेखा के जो 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश देश के कुल 8 राज्यों जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। अब मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अब आगे देखते हैं, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर जो दिया गया हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। अब भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी में आकार में मिलते हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का
सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है, और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अब आगे देखते हैं कुछ फैक्ट। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अब दमन और दीव के बीच जो है खम्मात की खाड़ी अवस्थित है। दमन और दीव के बीच कौन सी, खम्मात की खाड़ी अवस्थित है। अब देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कभी एक बार ये क्वेश्चन आया भी है कि 7 बहनों, यूपीएससी में पूछा गया है कि 7 बहनों की किसे श्रेणी दी गई। एक क्वेश्चन आया था लुक ईस्टर्न, मतलब लुक ईस्टर्न की ओर, मतलब उत्तर पूर्व की ओर देखें, तो इसमें भी इन्हीं का जो है वर्णन किया गया है। तो इसकी वजह से इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। अब भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा सार्वत्रिक राज्यों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की जो है सीमा कुल 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित जो दिल्ली से जुड़ी हुई है, जिसमें सार्वत्रिक सीमा जो है मध्य प्रदेश से तथा एवं सबसे कम सीमा जो है किससे, हिमाचल प्रदेश से संलग्न है, यानी सबसे कम जुड़ी है। अब आगे देखते हैं नोट, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा से स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश से अलग जो है यानी संलग्न कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सबसे कम संलग्न, इससे क्या कम सीमा साझा करता है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। अब छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र जो समुद्री तटरेखा से लगी हैं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश से जो समुद्री तट में लगी है, जो नीचे का क्षेत्र है इससे सीमा लगी हुई है। अब देखते हैं जिसमें गुजरात जो है, गुजरात की सीमा तटरेखा सबसे लंबी तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। ठीक है, गोवा यहाँ पर स्थित है छोटा सा, और गुजरात में जो है गुजरात की जो इस टाइप की है कि इस टाइप की, ठीक है, गुजरात की इस टाइप की जो है सीमा है, इसलिए जो इसकी सीमा सबसे लंबी है। क्योंकि अब ये तो मैप में बना दिया, लेकिन कुछ अगर देखा जाए तो इसमें भी कुछ ऐसी ऐसी जो आकृतियाँ होंगी जिसकी वजह से इसकी सबसे ज़्यादा जो है समुद्र तट रेखा है। ठीक है, इसकी गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा। अब गोवा की सबसे छोटी, क्योंकि गोवा सबसे छोटा राज्य है। अब 19 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध हैं जो लॉक हेड है, जिन्हें लैंड लॉक बोलते हैं, जो ऊपर वाला क्षेत्र है, जैसे गुजरात के राजस्थान वगैरह जो तटीय रेखा है जो प्रायद्वीपीय भारत से बाहर है, उनको हम लैंड लॉक्ड या स्थलरुद्ध सीमा रेखा कहते हैं। इनमें से 5 राज्य जो है हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एवं झारखंड एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, पुडुचेरी, जिसके अंतर्गत यमन आंध्र प्रदेश, जो कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल और मूल पुडुचेरी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये उनके स्थान के नाम हैं जो इन स्थान में मिलते हैं। अब आगे देखते हैं समुद्र तटरेखा वाले राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें गुजरात समुद्र से लगता है, महाराष्ट्र समुद्र से तो पूरा ही है। ठीक है, और गोवा की भी सीमा समुद्र से साझा करते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, ये तो फुल
यानी चारों तरफ से ही द्वीप है जो चारों तरफ से जल से घिरा है। और लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन और दीव और पुडुचेरी, ये क्या है, ये समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आगे देखते हैं, दिल्ली से संलग्न राज्य, जो दिल्ली से जुड़े हुए राज्य हैं, कौन से? एनसीआर में सम्मिलित जिले भी देख लेते हैं। हरियाणा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पल्लव, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद, करनाल। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के वगैरह हरियाणा के हैं। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो है अलवर राजस्थान में है, भरतपुर भी राजस्थान में है। अब आगे देखते हैं, नोट, राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं मिलती है, किंतु उसके 2 जिले जो है एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन से में सम्मिलित हैं। ठीक है, ये नोट है, ये फैक्ट है, ध्यान रखना, फैक्ट से बहुत सवाल बनते हैं। अब इसमें थोड़ा मैप के आकार से देख लेते हैं। ये रहा हमारा दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली है, उनके जो सीमा साझा करने वाले देश हैं, वो राज्य हैं, सॉरी, उनको ये दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देश को देखते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है 7 देशों से, जैसे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जो ऊपर है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उत्तर में जो चीन, नेपाल, भूटान तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो लगी हुई है, कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अब दक्षिण में 2 पड़ोसी जो द्वीपीय राष्ट्र जो है श्रीलंका और मालदीव भी स्थित है। पाकिस्तान, केरल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश दक्षिण एशिया है। जो दक्षिण एशिया में भी जैसे इसको बांटा जाता है कि दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इससे थोड़ी सरलता हो जाती है जानने के लिए, लेकिन बच्चे को कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना। भारत के 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा जो पड़ोसी देशों से मिलती हैं। अब भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जो पाक जल संधि है, जो भारत और श्रीलंका जो नीचे दी जाती है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। और भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य जो आदम ब्रिज, जो आदम का पुल है, स्थित है। इसमें जो इधर साइड का जो पवन द्वीप है, उसे हम रामेश्वर कहते हैं। इसी ब्रिज का हिस्सा जो आदम का ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी से नामक स्थान से होती है। ये तीनों जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। यानी इस पुल को क्या कहते हैं? उसे आदम का पुल कहते हैं। इसके बाद इसके जो शुरुआत है, इसे मन्नार या रामेश्वर, इस जो भारत साइड है उसे क्या कहते हैं? उसे रामेश्वर या मन्नार कहते हैं, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। अब उस साइड है जो उसे क्या धनुषकोडी भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारतीय राज्यों की सीमा में संलग्न देश। अब जो भारत के राज्य हैं उनमें कौन कौन से देश हैं? अब सिक्किम के साथ 3 देश लगते हैं, कौन? नेपाल, भूटान और चीन। अब अरुणाचल प्रदेश के साथ 3 देश लगते हैं, चीन, भूटान, म्यांमार। नागालैंड के साथ 1 देश लगता है, म्यांमार। मणिपुर के साथ 1 देश लगता है, म्यांमार। मिजोरम के साथ 2 देश लगते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। त्रिपुरा के साथ 1 देश लगता है, वो कौन सा है? बांग्लादेश। ये भी एक बार क्वेश्चन बनाया था कि कौन सा राज्य जो तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो ये त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मेघालय किससे? बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। असम 2 देशों से करता है, भूटान और बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल 3 देशों से करता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से। बिहार है जो 1 राज्य से सीमा साझा करता है, वो नेपाल से। उत्तर प्रदेश सिर्फ 1 से सीमा करता है साझा, वो नेपाल से। उत्तराखंड नेपाल और चीन दोनों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश वो हिमाचल प्रदेश 1 से, जो चीन से सिर्फ सीधा सीमा साझा करता है। अब आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश चीन से। अब जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। पंजाब है पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। राजस्थान पाकिस्तान से सीमा साझा करता है और गुजरात पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। अब आगे देखते हैं लद्दाख।
लद्दाख क्या तीन जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये 3 देशों से सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ, जो बाखन गलियारा स्थित है। ठीक है, ये गलियारा है। फिर इसके बारे में बताएंगे, आगे आएंगे, टॉपिक आएंगे तब बताएंगे। अब देखते हैं विभाजक रेखा, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, अध्यारोपित सीमा है, वो रेड क्लिफ रेखा कहती है। और भारत और चीन को अलग करती है, वो मैकमोहन रेखा कहती है। ठीक है, और भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, उसे हम डूरंड रेखा कहते हैं। अब आगे देखते हैं। क्या डूरंड रेखा किसे? भारत और अफगानिस्तान को। यह रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत यानी पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जो पाक अधिकृत का मतलब है जो लद्दाख का पूरा है, वो जितना भी लद्दाख का क्षेत्र है उसमें एक एलओसी लाइन है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जो खींची गई थी जब इन्होंने 1947 में बंटवारे के बाद हिंसा फैलाई हुई थी। तो बहुत हिंसक लोग थे जो वहाँ पर ये, फिर उन्होंने जब युद्ध की भूमिका दी तो ये युद्ध थाम दिया गया था कि जो जहाँ पर है वहीं पर खड़ा रहा, इसी को एलओसी कहते हैं। इसकी इधर साइड आता है ये, जिसमें फुल एडमिनिस्ट्रेटर भारत का होता है, ये भारत अधिकृत जो क्षेत्र होता है, ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो यहाँ इंडिया ओके यानी इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर लिखा हुआ आएगा। अब इसमें देखते हैं कुछ चैनल और जल संधि और जनडब्ल्यू मध्य। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं इनसे, और बच्चे भी और जो इधर उधर से वीडियो सर्च कर करके निकालते हैं उन्हें नहीं मिलता। देखो इसमें क्या है, ये दृष्टि आईएएस की जो बुक है उससे हम पढ़ा रहे हैं। आपको ख़रीदने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसी से पढ़ लीजिए, आपको हम एक एक क्रमबद्ध चैप्टर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पीडीएफ भी चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई पैसा नहीं आपसे लिया जाएगा, बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। अब हम देखते हैं इसके जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो हमने है ये बुक से बनाया हुआ है, लेकिन ये बुक का हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये जो बुक है वो दृष्टि आईएएस की पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, अब देखते हैं जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय, इसको जो भारत में स्थित है उसको अलग करती है। अब 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है, या जोड़ती है, कुछ भी बोल लो, जोड़ती है अलग करती है, एक ही बात है। जो विभाजित क्षेत्र लिखा है। अब 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में, उसको अलग करती है या जोड़ती है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान, जो लघु अंडमान और निकोबार जो कार निकोबार को जोड़ती है या अलग करती है, कुछ भी कह लो। अब ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट जो इंडोनेशिया और भारत को जोड़ती है या विभाजित करती है। अब पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका में, जो तमिलनाडु जाफना प्रायद्वीपीय है, यहाँ पर इसे भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। कोको जल संधि है वो अंडमान और कोको के बीच में जो म्यांमार में स्थित है उससे जोड़ती है। अब आगे देखते हैं क्या है, पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं, अब उनमें संबंध और भारतीय राज्यों की संख्या कितने भारतीय राज्य हैं जो उससे सीमा साझा करते हैं। अब संबंध भारतीय राज्यों और केंद्र शासित के नाम, उनके नाम है कौन कौन से सीमा साझा करते हैं और उसकी लंबाई क्या है। तो पहले देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा है जो कौन सी है, 4096.7 किलोमीटर की है, जो 5 राज्यों से मिलती है। इसमें पहला राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन राज्यों से सीमा साझा करती है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी बना था कि मणिपुर भी क्वेश्चन में आया था, लेकिन मणिपुर और नागालैंड इनसे बांग्लादेश की सीमा नहीं साझा करती है। अब चीन है दूसरे नंबर पर है, चीन जो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसमें 5 राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें 5 राज्य स्थित हैं, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 5 राज्य जो बाउंड्री पे स्थित हैं वो कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आगे देखते हैं नेपाल। नेपाल किसके साथ सीमा साझा करता है, जिसकी सीमा की कितनी है, 17,051 किलोमीटर, 1771
51 किलोमीटर है। और जो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा करता है, अब कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। अब म्यांमार, जो म्यांमार है 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो 4 राज्यों से जुड़ी है। इसकी सीमा कौन कौन से, अंतर्राष्ट्रीय अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ कितनी सीमा साझा करता है, वो 699 किलोमीटर। और जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, कौन कौन से राज्य हैं ये, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अब अफ़गानिस्तान, यानी सबसे कम सीमा है वो किसके साथ है, अफ़गानिस्तान के साथ है, जो सिर्फ एक राज्य के साथ, जो लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। अब कुल जितनी भी सीमा है उसकी स्थलीय सीमा, ठीक है, जिससे बाउंड्री बनती है, उसकी लंबाई है 15,107 किलोमीटर। स्रोत का है गृह मंत्रालय से। अब आगे देखते हैं भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की उनकी राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की जो है शिमला, ग्रीष्मकाल जो गर्मी के सीज़न में शिमला, और सर्दी के सीज़न में कौन सी आती है, धर्मशाला। अब पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है सर्दियों में, और गर्मियों में कौन है, गैरसैंण, ग्रीष्मकाल में होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, उड़ीसा की भुवनेश्वर और मुंबई, महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है। अब आगे देखते हैं कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती। जो 3 राजधानियाँ प्रस्तावित, जो अमरावती विधायी और कुर्नूल न्यायिक और विशाखापट्टनम कार्यकारी, ठीक है। इसको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी फैक्ट हमेशा क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है, इससे संभावना है परीक्षा बनने की। क्योंकि जो है क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला कर कहता है भैया मुझे देखो, भैया मुझे देखो। क्योंकि अगर आपकी समझ में नहीं आया, अगर आपकी समझ से बाहर हो गया, अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो गई पढ़ते वक्त, जब आपके समक्ष किताब सामने है और तब आपके मन में कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, उसमें कुछ घुमाव है, तो उस क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनने की जो है ज़्यादा उम्मीद रहती है, और उसमें ही आपको विजय मिलेगी। जो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, वो नॉर्मल क्वेश्चन तो जैसे आप पढ़ते हैं वैसे वो और लड़के भी पढ़ते होंगे, सभी लड़के ऐसे ही पढ़ते होंगे, लेकिन उनमें क्या है, जिस क्वेश्चन में थोड़ा अलग डिफरेंट होता है, जो औरों की समझ में ना आए तुम्हारी समझ में आए, तो उससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, और वही जो 1-2 नंबर है तुम्हें नंबर 1 ले आने में मदद करती है, ठीक है। अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, गोवा की पणजी, सिक्किम की गंगटोक, ठीक है। अब आगे देखते हैं असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल और मिजोरम की आइजॉल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, इनमें भी कुछ देख लेते हैं। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है राजधानी, पुडुचेरी की पुडुचेरी है, लक्षद्वीप की कवरावती है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो नई दिल्ली है। दादर नगर और हवेली, जो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की जो राजधानी है वो दमन है। अब आगे देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर ग्रीष्मकालीन में, और जम्मू कहाँ है, सर्दियों में जम्मू, ठीक है। अब लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें, विदेशी शासनाधीन जो क्षेत्र जो स्वतंत्रता पश्चात जो भारत में सम्मिलित हुए हैं, अब उनको देखते हैं। जितने मतलब देश आज़ाद होने के बाद भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो बाद में भी भारत में सम्मिलित किए गए, जैसे सिक्किम में बेरुवाड़ी का मामला है, वो कभी अगर वीडियो बनेगा तो हम बताएंगे, बहुत अच्छा रोचक मामला है बेरुवाड़ी का। और इस पुर्तगालियों के पास जो 1962 में इंदिरा गांधी में शायद में 1961 में जो पुर्तगाली जो पुडुचेरी
का पंडुचेरी में राज्य था और उनको उनसे भी लिया गया, जो इंदिरा गांधी के द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं जो पुर्तगालियों के अधीन थे, तो पुर्तगालियों के अधीन और फ्रांस के अधीन। ठीक है, अब अकेले अंग्रेज़ तो आए नहीं थे, तो अंग्रेज़ आने की देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों से तो हमें मिल गया था, अंग्रेज़ों से तो हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन जो कुछ राज्य थे जो पुर्तगालियों के पास भी थे, फ्रांसियों के पास, फ्रांसीसी लोगों के पास थे, तो उनसे भी तो लेना था। ठीक है, तो उनके बाद क्या, दादरा एवं नगर हवेली जो 1954 में लिया गया, और चंद्रनगर 1946 में स्वतंत्रता से पूर्व भी सम्मिलित किया गया, जो फ्रांस के अधीन था। अब दमन और दीव जो 1961 में शामिल किया गया, पांडुचेरी वर्तमान जो पुदुचेरी है उसमें 1949 में, वो 1954 में शामिल किया गया। गोवा 1961 में शामिल किया गया। कराईकल जो 1954 में शामिल किया गया। माहे जो 1954 में शामिल किया गया भारत में। अब देखते हैं यनम 1954 में शामिल किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारत से संबंधित जो अन्य प्रमुख तथ्य हैं। अब इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक है, जो समुद्री मील तक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं संलग्न क्षेत्र मंडल जो है वो 24 समुद्री मील तक है। अब अन्यन क्षेत्र मंडल वो कहाँ तक है, 200 समुद्री मील तक है। ठीक है, ये 200 समुद्री मील अलग अलग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो है चारों लंग से, वो लैंडलॉक्ड कंट्री तो है नहीं, चारों लंग से जो है पानी भरा हुआ है, तो उसमें क्या उसने सिर्फ अपनी 3 किलोमीटर मानक रखी। लेकिन भारत ने क्या है, भारत के विवाद हुआ था, तो विवाद में उसने 300-400 कुछ कह रहे थे, 300, तो उन्होंने कहा कि हम चलो 200 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे अभी इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर सीमा है, समुद्र की सीमा है, तो वो किस टाइप की बनी होगी, इस टाइप की बनी होगी। ठीक है, इस टाइप की। अब जो इस टाइप की जो है, इसके सबसे लास्ट का बिंदु मान लो ये है। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट का बिंदु है। अब ये जो लास्ट का बिंदु है, जो इसके जो मोड़दार है, ये बिल्कुल सबसे अधिकतम, सबसे ज़्यादा मानने वाली, तो वहाँ तक की जो एक बेस लाइन खींची जाती है, जो आधार लाइन खींची जाती है, उससे पक्का और पूरा भारत का अधिकार होता है उस बेस लाइन तक। यहाँ ये समुद्र भले ही ये आ गया अंदर तक आ जाता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। जो ये इधर इस टाइप की, अगर सबसे ऊंची इधर ये इस टाइप का समुद्र की सीमा है, लेकिन जो सबसे आगे की, इसी के छोड़ते क्या करते हैं ये लोग, इन्होंने बेस लाइन खींची गई है, उस बेस लाइन तक भारत की पूर्ण जो बोलते हैं उसको हम स्थलीय सीमा मानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो समुद्री मील है, अब 12 मील तक क्या है, प्रादेशिक जल सीमा, जो प्रदेश की जल सीमा है वो कहाँ तक है, बेस लाइन कहाँ पर मानी गई है, वो 12 मील तक मानी गई है। इसके बाद क्या है, अब देख ये जो 24 समुद्री मील है, 24 समुद्री मील क्या है, 1200 जो बेस लाइन के बाद 12 किलोमीटर तक। ठीक है, 24 किलोमीटर तक, सॉरी, बेस लाइन से 24 किलोमीटर तक क्या है, भारत का पूर्णतया अधिकार है। ठीक है, यहाँ तक उसके जितनी भी कमाई या अर्निंग, जो भी शासन होगा या जो भी यहाँ पर होगा, वहाँ पर रखवारी 24 किलोमीटर तक, यानी 12, ये 12 के बाद 24 तक भारत वहाँ तक क्या कर सकता है, अपना राज्य यानी कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो परमाणु परीक्षण हो, कुछ भी हो, वो भारत कर सकता है। अगर दूसरा भी इस सीमा के अंदर आएगा तो उसे पहले भारत से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 200 माइल्स की बात। ठीक है, अब 200 माइल्स तक का सिर्फ ये है फंडा कि 200 माइल तक आप अगर 24 तक अगर कोई आया, ठीक है, 12 तक तो आपकी स्थलीय सीमा है, 24 तक हमारी क्या है, उसकी हमारी जहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर चलता है। लेकिन 200 माइल तक, जो 200 समुद्री मील तक दिया गया है, यहाँ तक हम किसी शत्रु को रगड़ सकते हैं, यानी उसको हम खदेड़ सकते हैं, वहाँ तक हमारा अधिकार है। अगर उसमें कोई एंट्री करता है तो उसको वहाँ तक हम जा सकते हैं, वहाँ तक हम उसको देख सकते हैं, वहाँ तक हम उसकी, लेकिन पूर्णतः अधिकार में नहीं है जो 200 माइल, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं, उसमें हम समझौता कर सकते हैं, ये तो है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है,
जो इसके बाद जो है 200 मील के बाद वहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उस पर किसी देश का कोई कब्जा नहीं है। ठीक है, अब ये हर जगह नहीं है, क्योंकि ये 200 माइल हर जगह काम नहीं करता है। जैसे नीचे जो तमिलनाडु का हिस्सा है और यहाँ पर एक श्रीलंका लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर भारत को कम करना पड़ा, क्योंकि श्रीलंका का भी तो कुछ अधिकार होगा। तो यहाँ पर जब श्रीलंका को अधिकार होगा तो यहाँ पर भारत को कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा है। अब आगे देखते हैं। भारत और समुद्र जो है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन है वो चेन्नई से किया गया है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान जो है, विश्व में स्थान कितना है, दूसरा है भारत का जनसंख्या के आधार पर। पहले नंबर है चीन, दूसरे नंबर भारत, तीसरे नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर है जो है इंडोनेशिया, और पाँचवें नंबर पर है ब्राज़ील, जो जनसंख्या की दृष्टि पर। ठीक है, अब आते हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत 7वां स्थान है, जो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें एक ट्रक है, आप जैसा भी बनाना चाहे वो बना ले, लेकिन हमने बनाई हुई है रुक चीन अब भारत की बारी। ठीक है, रूस से हो गया रूस, और का से होगा कनाडा, रुक चीन अब भारत की बारी। ठीक है, तो इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें आ जाए चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, अब भारत की बारी। ठीक है, इसके बाद क्या है, भारत आएगा 8 में, यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या भारत आएगा। ट्रक में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अभी देख रहे हैं हम। रुक चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, रुक आज छोड़ो, फिर कभी ट्रक वाला वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे। थोड़ा रुक चीन अब भारत की बारी, ऐसे ही कुछ है। अब भारत आ, रुक चीन अब भारत आ, यानी रूस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब विश्व के क्षेत्रफल में जो है कितना ऐसा है, 2.4% है। अब पड़ोसी राज्य कितने हैं, पड़ोसी देश कितने हैं, वो 7 हैं। विश्व में जनसंख्या का प्रतिशत है 17.5%। जितनी पूरे विश्व की जनसंख्या है वो हमारे भारत की 17.5% अकेले है। अब पूर्वी और पश्चिमी छोर की सीमा जो समांतराल है वो 2 घंटे समांतराल है। ठीक है, अब इसी के बाद ये जो है चैप्टर आज का समाप्त हुआ। अब जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं ये हम कभी एक सिंगल वीडियो में पूरे जियोग्राफी के हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी बहुत मस्त तैयारी करते रहिए, ऐसे समझ के कसम खाइए कि हमें सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, यही मान लीजिए कि वही हमारा जो कुछ है, यूपीएससी ही हमारा जीवन है, यूपीएससी ही हमारा जान है, यूपीएससी हमारा प्यार है, यूपीएससी हमारी गर्लफ्रेंड, या जो भी आपको इम्पोर्टेंट आपके मन के हिसाब से लगे। अगर आपको अपनी माँ इम्पोर्टेंट लगती है तो ये समझिए कि यूपीएससी हमारी माँ है, या जो भी आपका आइडियल है उसको आप मान लीजिए और तैयारी करते रहिए। कोई मामूली सी चीज़ नहीं होती है यूपीएससी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करते रहिए। और इसी के साथ उम्मीद है कि आपका बहुत सिलेक्शन अच्छा होगा, और दुआएं भी है, शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ। तो देखते रहिए, और क्रमबद्ध आपको जैसे जैसे वीडियो आते रहें उसको आप देखते रहिए। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए। और अगर पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन भी करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई और देखने वाला आपका नहीं होगा, उससे आप पूछ सकते हैं। ठीक, नमस्कार।